अजीज दोस्तों, आज हमारे चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है और इसको कंप्लीट आपने देखना है। अधूरा देख के क्वेश्चन न करें। हमारे चैनल पे खास मेहमान हैं जनाब दानिश लांबे साहब। दानिश लांबे साहब आपका इस्तकबाल है जी। तो कोर्ट के ऑर्डर से कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग है इसको डिमोलिश करें, तो उसके ताल्लुक से ही मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा और आखिर तक पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी मिले। क्योंकि दानिश साहब जो है ना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, डीएफ उनकी ऑफिस है। उनका जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। तो दानिश साहब प्लीज जरा वो डिमोलिश का कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है, जरा प्लीज उसके बारे में बता दें। बहुत सारी बिल्डिंग महाराष्ट्र के अंदर ऐसी बनाई गई जिसके अंदर उनका सीसी नहीं लिया गया, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो बिल्डिंग का परमिशन होता है वो नहीं लिया गया। तो ऐसे बिल्डिंगों को तोड़ने की कार्रवाई 2020-21 से चालू है। उन लोगों को नोटिस दी गई नगर पालिकाओं की तरफ से और फिर वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने भी उनको तोड़ने का आदेश दिया हुआ है जी। और ये बिल्डिंग लगभग 28 से 30 हजार बिल्डिंगे हैं। अच्छा, टोटल बिल्डिंग है पूरे महाराष्ट्र तो में। कितनी फैमिली इससे अफेक्ट होगी? इससे तकरीबन 2.5 लाख के आसपास, 2,15,000 से 2.5 लाख के आसपास फैमिलीज, इतने घर टूटेंगे, लोग बेघर। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। इसमें जो है हमने थोड़ी रिसर्च की है। सिटी वाइज डेटा है जो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जी। इसमें कल्याण डोंबिवली, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई महानगर पालिका, उसके बाद में नवी मुंबई सिडको, औरंगाबाद, सोलापुर, ऐसे कुल मिला के जो ये जो डाटा है जी। ये जिसकी न्यूज आई जी। बड़े बड़े पेपरों ने जिनकी न्यूज बनाई, वो उसकी न्यूज की कटिंग्स भी इसमें, मतलब उसके लिंक्स भी दिए हुए हैं, उसका डेटा है ये। और एक्चुअल में इससे जरूर ज्यादा होगा। हाँ। ये डेटा है। तो इन लोगों को तोड़ने का आदेश दिया गया है जी, और काम शुरू भी हो चुका है। हाँ, इसमें से 3,000 रोक बिल्डिंग। सकते, इसका सोल्यूशन क्या बताइए अभी? इसके सॉल्यूशन के लिए यह है कि सबसे पहले हमको यह समझना है कि हमारा एक संविधान है। इस संविधान के अंदर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ में राइट टू शेल्टर है। कोर्ट ने खुद 1970s से लेकर बाद में 90s तक ये ऑर्डर्स दिए हैं कि एक सादे रास्ते पर रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली फैमिली को जब तोड़ा जाए तो उसके बदले में अल्टरनेट घर दिया जाए। ऐसे 50 आदेश है। मैं आज टेक्निकली इसमें नहीं जाऊंगा। पूरा एक रिसर्च का एक ये लिखा है, हमने आर्टिकल लिखा है, इसको कॉपीराइट भी किया है और हम ये रिसर्च जो है मुख्यमंत्री साहब को, गवर्नर साहब को, सबको भेज रहे हैं और कोर्ट्स को भी भेज रहे हैं कि ये कोर्ट्स के ऑर्डर है कि किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता जब तक कि उसको उसके अल्टरनेट घर नहीं दिया जाए, चाहे वो एनक्रोच्ड रहता हो, चाहे वो इलीगली किसी के जमीन पर कब्जा किए हुए हो। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेघर किया जाए? जी, रिसेंटली आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी पत्रकार संघ जो है 14 नवंबर 2025 को भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोगों को इन्फॉर्म भी किया था। जी, ये इंफॉर्मेशन ये थी कि ना महाराष्ट्र के अंदर 1970s में जो लोग यहाँ आके बसे थे रास्तों पे, उनको हटाकर सरकार ने कोर्ट के आदेश आने के बाद स्लम में बसाया। मालवनी बसा, शिवाजी नगर गोवंडी बसा, ऐसे महाराष्ट्र में कई और जगहों पर हुआ कि लोगों को जब नगर पालिका अपने विस्तार करती है रास्तों का, हॉस्पिटल का, गार्डन का, तो वहां रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट करती है, चाहे वो इलीगली रह रहे हो। तो वो उसके बाद फिर एक एक्ट आया, स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट, एसआरए एक्ट। तो एसआरए एक्ट में लोगों को जो इलीगली थे, उनको जो घर दिए गए थे, उनको भी दोबारा पक्के, मतलब बिल्डिंग के अंदर घर दिए जाए, ऐसा कानून आया। ये महाराष्ट्र का दिल है जिसने इन सब चीजों को, महाराष्ट्र ने लीड किया पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया को, और बताया कि एसआरए एक्ट ऐसे होता है। और उसकी वजह से आज कई झोपड़ियां इसमें बदल गई, बिल्डिंगों की शक्ल में बदल गई और स्टेट के ऊपर एक भी रुपए का बर्डन नहीं आया। बगैर कोई बर्डन किए हुए जब एसआरए एक्ट लाया जा सकता है, तो हमने मराठी पत्रकार संघ में ये बताया लोगों को कि आप अनऑथराइज बिल्डिंग रिहेबिलिटेशन एक्ट लाओ या एसआरए को एक्सटेंड करो और उन बिल्डिंग को जो इलीगली कहकर जिनको तोड़ा जा रहा है, उन लोगों को भी, इलीगल किस लिए है, एक बिल्डिंग बताइए अभी कि इलीगल जो बिल्डिंग तोड़ी गई, अभी तक जो तोड़ी गई है,
तो उनके लिए कोई अदर अल्टरनेट यस, उनके लिए अभी दिया कुछ गया? नहीं दिया गया, नहीं वो रास्ते पर है। हाँ। वो पूरी तरह रास्ते पर। उनकी खता क्या थी कि उनके बिल्डर ने सीसी नहीं लिया था, लोगों ने गुड फेथ में खरीदा है, कई लोग फ्रॉड के विक्टिम्स हैं। ऐसे लोगों को लोग क्यों सफर करें? उस जगह पर जो भी करप्ट अथॉरिटीज थे, उन्होंने बिल्डिंग बनते देखी, उस वक्त नहीं तोड़ी। बिल्डिंग बन गई, कुछ नहीं, रहने आए, कुछ नहीं, रहने आने के बाद 10-10 15-15 साल निकाले, लोगों ने रेंट पे लिया, हैवी पे लिया, और फिर उसके बाद में लोग उसके बिल भरे, उसके टैक्स भरे। ये पता है हमको क्या ह्यूमन राइट्स के अंडर में जो है इलीगल बिल्डिंग के अंदर भी टैक्स लिया जाएगा वगैरह सारी चीजें। लेकिन ये सब चीजों के बावजूद इतने साल नहीं, और अब अचानक तोड़ना। एक तरफ ऐसा है कि 2.5 लाख फैमिलीज को बसाने के लिए जो एसआरए का एक्ट आया, उसके तहत जो एक मोहताज डेटा है 2.5 लाख, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आसपास 2.5 लाख लोगों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को 40 साल लगे उनको बिल्डिंगों में बसाने के लिए। और एक तरफ एक झटके के अंदर, एक नोटिस के अंदर 2.5 लाख लोगों को जो बिल्डिंगों में रह रहे हैं उनको तोड़कर फेंके। बराबर। अभी ये बताइए कि जिनका जो इलीगल बिल्डिंग तोड़ने के ऑर्डर्स है टूटे नहीं है, तो अब अर्जेंट बेसिस पे उन लोगों ने क्या करना चाहिए? देखो, उन लोगों ने तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि डीम कन्वेंस कर लेना चाहिए। मैं सबको ये कहता हूं कि महाराष्ट्र के ऊपर ये बड़ी नेमत है कि महाराष्ट्र ही लीड कर रहा है इसमें, कि यहाँ पर डीम कन्वेंस जैसा कायदा है कि अगर बिल्डर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन डीम कन्वेंस की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर हो चुकी है, लिस्ट में आ चुकी है। नहीं, तो देखो, ये लोगों ने ये करना चाहिए, ठीक है। डीम कन्वेंस जमीन के मालिकाना हक की बात करता है। हाँ। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इलीगल है लीगल है उसका कोई, उससे वो सेकेंडरी पार्ट है। हाँ। दूसरी तरफ यह है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि हम ये रिकमेंड करते हैं, हम ये गवर्नमेंट से लोगों से मिलने वाले हैं, एकनाथ शिंदे जी से खासकर मिलने वाले हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री, एमएमआरडीए और जितने भी हाउसिंग के खाते हैं, पूरे यूडीडी, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सब एकनाथ शिंदे जी के पास है। और हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने वाले हैं कि भाई इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करो, और ये जो लोग बेघर हो रहे हैं उनको आप पहले अल्टरनेट जगह दो, जैसे आप रीडेवलपमेंट में करते हैं, जैसे आप एसआरए में करते हैं या और स्कीम में करते हैं, इनको जगह देना। दूसरी एक अहम चीज कि अगर वो बिल्डिंग अच्छी हालत में है तो जो बिल्डर है उसके ऊपर पेनल्टी डाल के, पेनल्टी ये दो कि उसका सीसी का पैसा भरे, उसका असेसमेंट टैक्स का पैसा भरे पूरा के पूरा। तो बिल्डर पे बर्डन करना चाहिए जो इलीगल खड़ी किया है, जिसने खड़ी किया है, ना कि लोगों को तोड़ के उसको बाहर निकालने से इकोनॉमी बर्बाद हो। लोग लेते हैं गरीबी में अपना थोड़ा थोड़ा जमा करके, लोग मकान लेते हैं, उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट में वो देखते नहीं है, वो देखते फ्लैट मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ले लो। तो लोगों ने क्या देखना चाहिए जब फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदते हो? ये डॉक्यूमेंट देखना चाहिए? बहुत बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को ये समझना चाहिए कोई चीज सस्ती मिल रही है तो उसमें कुछ खोट है, सबसे पहली चीज। और अगर हमको देखना है तो हम ये देखते हैं कि एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट को रजिस्टर मतलब नोटरी रजिस्टर को रजिस्टर बोलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी भर रहे नहीं भर रहे, रजिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लो अगर हुआ भी तो लोगों को ये देखना चाहिए कि उसका सीसी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, उसका मतलब बिल्डिंग का परमिशन है या नहीं। आप ये भी मुझसे लोगों ने कहा कि बास जगह पर तो रेरा सर्टिफिकेट भी था, वो फेक था। तो वो तो फ्रॉड, मतलब वो एक रेयर केसेस है जो यकीनन, ये भी एक हमारे प्रदेश की एक क्या बोलते हैं, एक बदकिस्मती है कि ऐसे फ्रॉड्स कल्याण में जो हुए जिसमें रेरा सर्टिफिकेट भी झूठा निकला। तो लोगों को देखना चाहिए, लोगों को मशवरे करना चाहिए और हर सस्ती चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए, लीगल चीजें लेना चाहिए। ये लोग लेंगे, लेकिन स्टेट की जो जिम्मेदारी है सर, कि जो लोग बेघर हैं उनको घर दिलाने के लिए इतनी स्कीमें आई। राइट टू शेल्टर के बाद ही जो है आवास योजना आई, राइट टू शेल्टर के बाद कि पूरे मुल्क की पॉलिसी बदली। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक नोटिस के ऊपर इलीगल बोल के तोड़ दो। तोड़ने से पहले उनको चीजों को फैक्ट चेक होना चाहिए। जैसे झोपड़ियां को नहीं आसानी से तोड़ते, वैसे बिल्डिंगों को नहीं तोड़ना चाहिए, सिंपल बात है। अच्छा, तो जैसे कन्वेंस डीड का फायदा है कि नहीं? कन्वेंस डीड का बहुत फायदा है। अगर जिस बिल्डिंग का जो भी आज हाल हो रहा है, देखो इलीगल दो तरह के, एक फुल्ली इलीगल, एक पार्टली इलीगल। पार्टली इलीगल मतलब 2 माले का सीसी था, 4 माले बना दिया, तो ऐसे लोग का कन्वेंस हो जाता है। बहुत सारे शहर में, किसी स्पेसिफिक शहर का नाम नहीं लूंगा, वहां पर लोग ये समझते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत की, जीपी की बिल्डिंग नहीं है तो हमारी मतलब नगर पालिका की। ऐसा नहीं है। अगर नगर पालिका ने अप्रूवल दिया भी है तो क्या जितने माले की बिल्डिंग है उतने का दिया है नहीं दिया, आज नहीं कल उसको सामने आना है। तो उसको जल्द से जल्द डीम कन्वेंस करना चाहिए। कन्वेंस का मतलब है मालिकाना हक लेना। अगर सोसाइटी ने या उधर के रहने वालों ने अगर जमीन के मालिकाना हक अपने पास ले लिए और खुदा न खास्ता अगर बिल्डिंग गिर भी गई तब भी जमीन उनकी है। बराबर। मैं इन शॉर्ट बता दूं, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं बहुत सारे अच्छे ब्रांडेड बिल्डिंग इलीगल नहीं है, डिमोलिश नहीं होने वाली है, लेकिन बिल्डिंग एक अपनी जो लाइफ होती है 20, 25, 30 साल के बाद वो डिमोलिश के मतलब इस हालत में आ जाती है।
उस वक्त प्रॉब्लम ये होता है, गवर्नमेंट देखती है, लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जो भी होगी, अथॉरिटी होगी, वो देखती है कि भाई अभी बिल्डिंग रहने के लायक नहीं, नोटिस देती है, बिल्डिंग खाली करो, डिमोलिश की जाती है। उस वक्त आपका उसके ऊपर कुछ भी हक नहीं होता है। इसलिए कन्वेंस डीड ये होता है कि आप सिर्फ फ्लैट के मालिक नहीं, जो जमीन जिस जमीन पे बना हुआ है उसका मालिक, जो बिल्डर है, जिसके पास से जमीन खरीद के लिया है बिल्डर ने या डेवलपर ने, वो उसकी हो जाती है। हम बिल्डिंग के मालिक थे, वो अब वो तो बिल्डिंग बची ही नहीं है। अगर कन्वेंस डीड करते हैं 4-6 महीना जाता है उसके लिए, लीगल एक अच्छा एडवाइजर देखें, एक अच्छा वकील देखे, जिसके बाद अनुभव हो और कम वक्त में आपको सही काम करके दे, डीम कन्वेंस वाला करके दे, जिससे क्या होगा, बिल्डिंग को है ना, एक होता है रीडेवलपमेंट, एक होता है रिकंस्ट्रक्शन। रीडेवलपमेंट कब होता है, 30 साल के बाद अगर उसकी बिल्डिंग की एज है तो रीडेवलपमेंट में जाएगी, और अगर उससे पहले अब बिल्डिंग डिमोलिश करने की जरूरत पड़ी तो वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगी। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी उस वक्त आपको जरूरत होती है कन्वेंस डीड की, वरना फिर जिसके पास से आपने फ्लैट खरीदा है वही बिल्डिंग बनाएगा, चाहे एक्स्ट्रा उसके ऊपर लीगल फ्रॉड चला है वगैरह जो भी है। तो उसके लिए कन्वेंस डीड का होना बहुत जरूरी है। डीड कन्वेंस अगर बिल्डर नहीं देता है तो डीम कन्वेंस में भी जा सकते हैं। हाँ, अगर डीम में ओनर दे सकते हैं। ओनर तैयार नहीं है, बिल्डर तैयार नहीं कन्वेंस देने के लिए, तो आप पेनल्टी है, नहीं, बिल्डर को पेनल्टी अगर नहीं देगा तो वो अलग मसला है। हाँ। लीडर को पेनल्टी होगी, अलग मसला है, लेकिन सरकार ये बोलती है कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आओ, हम करके देंगे। Yes. और हम कर रहे हैं। हाँ हम यहाँ पर इस ऑफिस में बैठकर हमने कई बिल्डिंग का डीम कन्वेंस करके दिया है यहाँ से। जी तो उसके लिए भी अगर मदद की जरूरत हो आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने शुरू में जैसे कहा कि हजरत का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी रहेगा। अभी अगर कुछ सवाल है आप पूछें और पूरी मालूमात हासिल कर सकें, और आप बेघर ना हो, इसी मकसद से था कि इनकी गवर्नमेंट से भी मतलब अपील थी, जैसे कहा कि जो अदर लोगों को जैसा फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसे भी जो बिल्डिंगें जो कुछ गलतियों की वजह से, लोगों की नादानी की वजह से, और जब बिल्डिंग खड़ी होती है उस वक्त अथॉरिटीज कहाँ गायब होती है, आंख क्यों बंद कर लेती है, ये भी एक सवाल होता है। तो इन सवालों में न उलझते हुए अपने घर की हिफाजत कैसे करें लीगली तौर पर, उसके बारे में एक छोटा सा पॉडकास्ट था, छोटी सी बातचीत थी। मजीद आप जानकार के और मजीद जानकार लोगों से भी आप कांटेक्ट करें और बेघर ना हो, यही हमारा आज के इस छोटे से पॉडकास्ट का मकसद रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया धनीश साहब आपका हमसे बात करने के लिए। कोई चीज बची है, कुछ कहना है आखिरी नहीं, बस आज के लिए इतना काफी इतना है। काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, लोगों तक इस व्लॉग को पहुंचाएं। थैंक यू।